में तो पुलिस की गलती थी और उस वजह से ही इसमें बहुत सारी चीज़ों में देरी हुई। और इसी तरीके से अगर हम निर्भया केस की भी बात करें तो वो सबके सामने वो क्लियर कट था कि वो ओपन एंड शट केस है, स्टिल उसकी हियरिंग 7 साल तक चली। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं फॉर्मर एसीपी मिस्टर वेद भूषण। तो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट, आपने नमस्कार। हमारे लिए टाइम निकाला। तो सर, सबसे पहले हम इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे लोग रिटायर हो जाते हैं तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब तो मतलब आराम करेंगे, पूरी ज़िंदगी काम किया, बट स्टिल यू आर वर्किंग एक्टिवली, आप अपना खुद का महासंघ रन कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दैट? देखिए, रिटायरमेंट की एज तो एक सरकारी है, पर ईश्वर ने जो ज़िंदगी दी है बहुत लंबी दी है। बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो प्रेरणा देते हैं आगे आदमी को बढ़ने के लिए। तो अभी आप हाल ही का एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जो वाइफ उषा हैं, उनकी जो नानी है वो 94 ईयर्स ओल्ड है और आंध्र प्रदेश में वो लेक्चर देती हैं, फिजिक्स पढ़ाती हैं। अब आप कंपेयर कीजिए, 94 ईयर्स की लेडी और फिजिक्स जैसा कठिन सब्जेक्ट पढ़ाना अपने आप में चैलेंज होता है। तो ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श होते हैं कि एज का कोई नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। आप छोटी उम्र में भी बूढ़े हो सकते हैं और बड़ी उम्र में भी जवान और हंसमुख और जिंदा दिल रह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आपके नीचे पूरा खुला आकाश होता है, आप सरकारी बंधनों से छूट चुके होते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां लगभग समाप्त हो चुकी होती हैं। तो इसलिए एज इज ए काउंट, केवल एक नंबर आप कह सकते हैं आप इसको, बाकी ये कोई बैरियर नहीं है। ये एक शुरुआत है नए जीवन की। आपके पास तजुर्बा है, आपके पास सब कुछ है आज की डेट में, समाज है, सोसाइटी है। यदि आप करोगे तो ज़रूर समाज आपको सपोर्ट करेगा। यदि आपका कॉज जेन्युइन है तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और बाद में भी याद रखेंगे। एग्जैक्टली। बट इस ये जो महासंघ, ये जो आप अपनी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो बेसिकली वो है क्या? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को हमारे पता नहीं होगा कि एक्चुअल में दिल्ली पुलिस महासंघ एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए कि एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन रन करने का क्या मोटिव है और ये एक्चुअल में करती क्या है ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जब पुलिस और वकीलों के बीच में एक बहुत पुराना विवाद था। मिसिज किरण बेदी के टाइम में भी विवाद हुआ और उसके बाद भी अभी पीछे कुछ हाल पीछे भी विवाद हुआ। तो पुलिस वालों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो उनकी बात को सरकार तक पहुंचा सके, आम जनता पुलिस की परेशानियों को समझ सके, कानून की स्थिति को समझ सके, अदालत की स्थिति को समझ सके। तो इसलिए इसका जन्म हुआ ऐसे टाइम पर, बड़े जब संघर्ष दिल्ली पुलिस के अंदर चल रहा था, तमाम दिल्ली के अंदर हाहाकार था, तब एक विचार कौंधा। दिल्ली पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर्स ने सपोर्ट किया कि कोई ऐसा मंच होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स में रहते हुए, नौकरी करते हुए अपनी बात को प्रेस में कहना या समाज के अंदर कहना वाजिब नहीं माना जाता। हालांकि रुकावट नहीं है, परंतु फिर भी इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी होती है। परंतु रिटायरमेंट के बाद में आप आज़ाद पंछी हैं, अपने विचार खुलकर रख सकते हैं, समाज को बता सकते हैं, पुलिस की कमियों को उजागर कर सकते हैं, पुलिस की मजबूरियों को उजागर कर सकते हैं, पुलिस की अच्छे कामों को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस संस्था का एक कह सकते हैं जन्म हुआ। इसमें हम लोग बेसिकली रिटायर्ड जो हमारे पुलिस के साथी हैं, दिल्ली पुलिस के साथी हैं, हालांकि अब इसका प्रसार पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे हो रहा है। तमाम स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह का एक संगठन होना चाहिए जो हमारी परेशानियों को उजागर कर सके। जैसे अभी हाल के अंदर बंगाल पुलिस पर सवाल पैदा हो रहे हैं। एक वहाँ पर बहुत मशहूर एक रेप केस हुआ है जिसको लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, पुलिस विवादों के अंदर है। तो वहाँ पर पुलिस की बात कहने के लिए अभी तक कोई भी ऐसा रिटायर्ड अधिकारी सामने नहीं आया जो बंगाल पुलिस की बात को रख सकते। आपको याद होगा, सुशांत राजपूत केस हुआ था, उसमें रिया चक्रवर्ती को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया था कि रिया चक्रवर्ती ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, सुशांत की मौत की जिम्मेदार केवल वो है। तो उसमें जो मेरा संगठन था या मैंने अपना महाराष्ट्र पुलिस का पुरजोर साथ दिया कि उनकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में है और उसमें पुलिस की कोई कमी नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों ने मेरी बात को माना, बहुत से लोगों ने उस बात को नकारा। बाद में सीबीआई की जांच हुई, आज उस बात को 4 साल हो चुके हैं। सीबीआई भी आज वहीं की वहीं रुकी हुई है जहां बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। तो इसलिए पुलिस की बात को पब्लिक में कैसे
प्रोजेक्ट किया जाए, बताया जाए। इसलिए इस संस्था जो दिल्ली पुलिस महासंघ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका जन्म हुआ, और आज ये संस्था 6 साल पुरानी हो चुकी है लगभग। और हम तमाम मुद्दों पर, अपने दिल्ली पुलिस ही नहीं, हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, लड़की के साथ रेप करा गया, उसको 4 लोगों ने उसके ऊपर कितना अत्याचार किया, वहाँ की हैदराबाद पुलिस ने उस चारों का एनकाउंटर किया, उस पर बवाल पैदा हुआ। हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया कि यस, पुलिस पब्लिक यही चाहती थी कि ऐसे अपराधी को यही उसका हश्र होना चाहिए। उसी तरह आपको याद होगा विकास दुबे यूपी के अंदर केस हुआ, वहाँ गाड़ी पलट गई, उसको लेकर बड़ा हंगामा करा गया एक पक्ष ने कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है और बड़ी जाति हो रही है, पुलिस बड़ी जाति कर रही है। हम लोगों ने सपोर्ट किया कि यस, यूपी पुलिस का बिल्कुल जो इस तरह का दुर्दांत अपराधी है, जो किसी बड़े नेता को नहीं छोड़ता, आम आदमी को नहीं छोड़ता, पुलिस वालों का मर्डर करता है, यदि टिट फॉर टैट है तो हम पुलिस, यूपी पुलिस के साथ हैं। इसी तरह तमाम जो मुद्दे किसी भी स्टेट में खड़े होते हैं, हम मजबूती के साथ में पुलिस का पक्ष रखते हैं। जहां पुलिस की कमियां होती हैं वहां जरूर उजागर करते हैं, और जहां पुलिस की गलती नहीं है और बिगर बात में पुलिस को एक कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया जाता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। अभी हम लोग रशिया गए थे, उसमें यूपी पुलिस से भी एसपी थे, चंडीगढ़ पुलिस के भी अधिकारी हमारे साथ गए थे। तो धीरे धीरे ये संगठन मजबूत हो रहा है और सरकार भी हमारे ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो देश के विरोध हो या देश के खिलाफ जाता हो। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, वहाँ पर तिरंगे के ऊपर जिस तरह से हमारा लाल किले पर हमारी बदनामी हुई, वहाँ पर किसी दूसरे धर्म का झंडा लहरा दिया गया, वहाँ पर 400 पुलिस वाले इंजर्ड हुए, हमने उनकी बात प्रमुखता से रखी, सरकार ने भी हमारी बात को तवज्जो दी, अदालतें भी हमारी बात को सुनती हैं। जब 30 यारी विवाद हुआ तो उसमें 2 पुलिस वालों को डिमांड की जा रही थी इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। हमने कहा नहीं, इनकी गलती नहीं है, जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए तब तक इनको अरेस्ट नहीं किया जाए। आज तक वो पुलिस वाले अरेस्ट नहीं हुए। तो हमारी संस्था का जो उद्देश्य है वो भली भांति ठीक चल रहा है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तमाम मीडिया उसको करता है, तमाम टीवी चैनल जो बड़े चैनल्स हैं, मीडिया नेशनल चैनल्स हैं, वहाँ पर मैं जाकर अपनी बात रखता हूँ, मेरे साथी अपनी बात रखते हैं, पुलिस के पक्ष को उजागर करते हैं। जिस तरह से वेस्ट बंगाल में चल रहा है उसी में हमने अपना स्टैंड जाहिर किया कि कहाँ पुलिस की गलती थी। 14 घंटे एफआईआर लेट दर्ज करना इनऑर्डिनेट डिले है, जो कि नया जो कानून जिसके लिए मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें यही प्रोविजन किया गया कि प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, एफआईआर देन एंड देयर होनी चाहिए, यहाँ तक कि 0 एफआईआर का प्रोविजन भी रखा गया। उसके बावजूद भी उस बेचारी लड़की के साथ में उसकी एफआईआर करने में इतना डिले हुआ, उसकी कहने के लिए हम लोग हैं कि हाँ पुलिस की इस पॉइंट पर गलती थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे उसके पीछे राजनीतिक दबाव हो या उनकी अपनी परेशानियां हो, परंतु ये किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को कहा कि हाँ गलती हुई है, पुलिस से चूक हुई है, पुलिस को माननी चाहिए। बंगाल पुलिस की इसमें गलती थी और बंगाल पुलिस बेहतरीन पुलिस रही है, उन्होंने तमाम ब्रिटिश राज्य देखे हैं, पूरा हिंदुस्तान को देखा हुआ है, अच्छी पुलिस मानी जाती है, परंतु इस पॉइंट पर विफल हुई है। तो उनकी विफलता भी हमें बतानी चाहिए कि पुलिस कहाँ फेल हो चुकी है। तो जैसे अगर अभी हमने जैसे वेस्ट बंगाल वाले केस की बात करी है, तो इस मामले में ऐसा निकल के सामने नहीं आ रहा है कि इसमें तो पुलिस की गलती थी और उस वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ों में देरी हुई है। और इसी तरीके से अगर हम निर्भया केस की भी बात करें तो वो सबके सामने वो क्लियर कट था कि वो ओपन एंड शट केस है, स्टिल उसकी हियरिंग 7 साल तक चली। तो उसके बारे में ये बड़ी एक गंभीर समस्या है। मैं आपको बड़ा ताज्जुब होगा आपके दर्शकों को, निर्भया केस की तफ्तीश दिल्ली पुलिस ने केवल 18 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी करके उसकी चार्जशीट को कोर्ट में भेज दिया था। अब सोचिए कि जहां पुलिस को 90 डेज का टाइम मिलता है, पुलिस ने कितना प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। उसके लिए मैं दिल्ली पुलिस को, अपने साथियों को धन्यवाद देता हूं कि 18 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट के अंदर चली गई, परंतु तारीख पे तारीख वो जो डायलॉग है वो सराकार हुआ, छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट, बड़ी कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भवन। तो जिस तरह से उस केस का हशर हुआ, तो अब जो नया कानून आया है मैं उम्मीद करता हूं कि अदालतें ज़रूर इस कानून को फॉलो करेंगी और इतना डिले ना हो कि एफआईआर के लोग न्याय की आस के अंदर अपनी उम्मीद ही छोड़ दें, सरकार पर उम्मीद छोड़ दें, भारत सरकार पर उम्मीद छोड़ दें। ऐसा ना हो कि हमारे हालात वही हों जो बांग्लादेश के हों। इसलिए सरकारों को और अदालतों को चाहिए कि न्याय की जो प्रक्रिया है उसको और फास्ट किया जाए। जो इन कानूनों के अंदर प्रावधान किया गया है बहुत ही बेहतरीन
कानून बनाए हैं। मैंने पहली एफआईआर मेरे सामने आप रखी है, भारतीय न्याय संहिता, हाउ टू राइट एफआईआर अंडर न्यू लॉज। नए कानून में हम कैसे एफआईआर दर्ज करें, वो तमाम इसके अंदर जिक्र किया है। मैंने अपना तजुर्बा, अपने एक्सपीरियंस, जो कुछ भी था इसके अंदर कोशिश की है कि एक एक चीज़ को डालने की। यदि ये मेरा प्रयास मेरे किसी पुलिसकर्मी के, मेरे साथी के, यदि हल्का सा भी एक आदमी को फ़ायदा पहुंचा पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया इस किताब को लिखने का। अब जो दूसरी किताब अभी 31 तारीख को जिसका विमोचन है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हॉल के अंदर ऑडिटोरियम में, ये दूसरी किताब है। एफआईआर के बाद में दूसरा स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, क्योंकि एक बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर पूरी ज़िंदगी नौकरी कर जाता है, वो बहुत सी चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाता है। ये एक समुद्र है, आप कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर डुबकी लगा रहा है पुलिस ऑफिसर। उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाए, उसको क्या सबूत इकट्ठे करने हैं, किस तरह से गवाहों के बयान लिखने हैं, किस तरह से अदालत की प्रक्रियाएं चलती हैं। यदि वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी रहेगी और उसका फ़ायदा मुलजिमों को मिलेगा। और हमारा उद्देश्य कन्विक्शन कराना है, कन्विक्शन रेट को बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 को जो कानून लाया है उसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जहां पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, वहां पुलिस के ऊपर एक प्रेशर भी मेंटेन किया गया है कि यदि इस तरह के अपराध होंगे तो उनके अंदर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लेबोरेटरीज़ की मदद, एफएसएल की मदद लेनी पड़ेगी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इसी तरह अदालतों को भी कहा गया है कि अदालत भी प्रक्रिया को तेज करें जिससे न्याय जल्दी और तुरंत मिल सके। तो इस किताब का उद्देश्य केवल यही है। इस किताब का जैसा आपने टाइटल देखा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन अंडर न्यू लॉज, नए कानून में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं वो हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, मेरे जूनियर साथियों को, मेरे साथियों को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में हम कैसे इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो पहली बार हैं। ये किताब भी पहली बार हिंदुस्तान में अभी तक तो मैं कह सकता हूँ कि लिखी गई है। मैं तो चाहता हूं कि बहुत से लोग इस फील्ड में आए, पुलिस ऑफिसर्स अपने तजुर्बे से आए, बड़े बड़े पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। पर बड़ा दुर्भाग्य है, मैं बड़े दुख के साथ तृप्ति आपको कह रहा हूं कि अमेरिका से ट्रेनिंग करके आएंगे, लंदन जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, परंतु ना उनका कोई जो ज्ञान वहाँ से इकट्ठे करके लाएंगे, ना वो पढ़ाते हैं, ना उस बारे में कुछ लिखते हैं। ये बिल्कुल तमाम जो आपके दर्शक हैं उनको सोचना चाहिए कि वो अपना ज्ञान लेके रिटायर हो जाते हैं। कम से कम रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने जो चीज़ें, इतनी हाई इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें सीखी हैं, उनको किसी बुक में, बुकलेट में, किसी अखबार में उनको ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि उनके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, फॉलो ऑफिसर्स हैं, उनको उसका फ़ायदा मिले। अब इस किताब के अंदर मैंने बहुत प्रयास किया है, काफ़ी रिसर्च करी है, कंपाइलेशन किया है, दूसरे कंट्रीज़ की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखा है, समझा है, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कुछ ऐसी रही हैं जहाँ पर मुझे अमेरिका की टीम से भी इन्वेस्टिगेशन सीखने की मदद मिली। ये लंदन जाना पड़ा है केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, श्रीदेवी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं खुद अपने स्वतंत्र रूप से रिटायरमेंट के बाद में गया। तो जो अपना तजुर्बा है उसको हमको एक कहीं ना कहीं उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए। इसमें जो सब्जेक्ट्स किए गए हैं बड़े कौतूहल वाले हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आम तौर पर कोई भी वकील या जुडिशियल ऑफिसर लिखना नहीं चाहता है, लिखते हुए डरता है। जैसे एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है लव जिहाद का, उस पर क्या कानून है, क्या ऐसे एफआईआर दर्ज की जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए। हर एक उसको हुआ समझता है कि लव जिहाद एक हुआ है, जबकि कानून में प्रोविजन किया गया नए कानून में कि यदि कोई अपना नाम छिपाकर, अपनी असलियत को छिपाकर किसी लड़की को धोखा देता है, वाइसा वर्सा है, दोनों धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए, उसमें हिंदू मुस्लिम का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अननेसेसरी इसको एक टूल दिया जाता है कि ये मुसलमानों को दबाने के लिए, उसमें मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है, उसमें केवल तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए कानून लागू होता है। तो इसी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बहुत तेजी से सोसाइटी के अंदर आ रही है, लोग समझ रहे हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। वो आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, परंतु उसका रिवर्स फायदा, नुकसान भी है कि आप उसके शिकार भी बन सकते हैं, उसके साथ अपराध भी हो सकता है। उसके बारे में भी ये किताब अपने आप में एक स्पीकिंग है। इसी तरह आर्थिक अपराध बहुत हैं। आपने देखा पीएमएलए जिस तरह से एक ईडी डिपार्टमेंट है, पीएमएलए का आजकल बहुत जोर है कि पीएमएलए में बहुत ताकत दी गई है पुलिस को और अदालतों को, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। क्योंकि यदि आर्थिक अपराध यदि
सीएम के लेवल पे अपराध करेंगे, बड़े बड़े मंत्री अपराध करेंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट अपराध करेंगे, तो नीचे जो बेचारा बैठा हुआ मजलूम आदमी है वो तो कहीं दबकर रह जाएगा। अब आपने देखा दिल्ली के अंदर अभी सीएम, अभी हमारे शर्म की बात है, दिल्ली के सीएम जेल के अंदर है, हिंदुस्तान की राजधानी के सीएम जेल के अंदर है, उनके मंत्री 17 महीने की जेल से बाहर आए, हालांकि केस चल रहा है, और भी उनके बड़े बड़े मंत्री जेल के अंदर है। इसी तरह अभी के कविता कल ही उनकी जमानत हुई है। तो ये जो अपराधी हैं इनको डील करने के लिए एक कड़वा घूंट लेना ही पड़ेगा, और डोज देने के लिए इस सिस्टम को लागू करने के लिए ये जरूरी है। हम लोग अभी सारा दिल्ली पुलिस महासंघ का ग्रुप रशिया गया था, तो रशिया में तमाम चीज़ें हमने घूमी, तो हमारी जो गाइड थी अलीना, उन्होंने बताया कि जो पुराने टाइम में कभी राजा था, राजा का बेटा किसी अपराध के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर अपने दोस्त के साथ इन्वॉल्व था, हालांकि वो डायरेक्ट नहीं था, वो कॉन्स्पिरेसी के अंदर था, राजा ने अपने बेटे को जेल में डाल दिया। तो ये एक आदर्श होता है कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे चलाना है तो कड़वा घूंट करना पड़ेगा। यदि मेरा बेटा, मेरे परिवार का भी कोई सदस्य करता है तो उसके लिए भी वही कानून लागू हो जो एक आम आदमी के लिए है। तो ये किताब अपने आप में एक नायाब किताब है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया। साइबर क्राइम है जो सोसाइटी में बहुत रैम्पेंट हो गया है, सेक्सटॉर्शन है, हनी ट्रैप है, लड़कियों का मिसयूज किया जा रहा है लोगों को पैसा ऐंठने के लिए। आज के अखबार में आया हुआ है कि 25 लाख रुपए एक सीनियर सिटीजन से ठग लिए गए। ये इस तरह के ये चीज़ें वो हैं जो प्रकाश में आ जाती हैं, जो अनरिपोर्टेड चीज़ें हैं उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। हिंदुस्तान में इतने रेप, जिस कलकत्ते की आप अभी बात कर रहे थे, ये तो वो रेप हैं जो चर्चा में आते हैं, जिनमें FIR होते हैं, सैकड़ों लाखों लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, मोलेस्टेशन हो जाता है, वो रिपोर्ट भी नहीं करती हैं अपने शर्म, परिवार, हया, इज्जत की वजह से। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस किताब के अंदर एड्रेस की गई हैं। और इस किताब के अंदर पुलिस ऑफिसर्स की सहूलियत के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कोर्ट के अंदर कैसे फॉर्म अप्लाई करें, क्या क्या उसके कंटेंट्स हों। तो किताब के लास्ट में उनको भी एड्रेस किया गया है कि आपको रेडीमेड कुक्ड मटेरियल दिया गया, केवल आपको टाइप करके हाथ से लिख के आप अदालतों से मदद ले सकते हैं। तमाम तरह के फार्म उसके अंदर दिए गए हैं, क्राइम सीन को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तमाम ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है इन्वेस्टिगेशन, इसको कुछ शब्दों के अंदर नहीं बांटा जा सकता। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कह सकूं, फिर भी ज़्यादा करते करते लगभग 750 पेज की किताब ये पूरी कर पाया हूं। अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ जिसमें छूट गई हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट मुझे निकालना पड़े, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, अपने अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, क्योंकि हर केस अपने आप में अलग होता है। एक रेप और दूसरा रेप अपने आप में अलग है, एक मर्डर दूसरा मर्डर अपने आप में अलग है, गवाह अलग है, हालात अलग हैं, टाइम अलग है, सिस्टम अलग हैं, तो ये कंपेयर नहीं किए जा सकते। परंतु हाँ, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेशन में लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी किताब है, जो मेरी मेहनत है, ज़रूर कामयाब होगी। मेरे जो पुलिस के साथी हैं, मेरे कुलीग्स हैं, अदालतों में मेरे जो एडवोकेट साथी बैठे हुए हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको भी कुछ चीज़ें ज़रूर इसमें से ऐसी मिल पाएंगी जो उनको न्याय देने में कहीं ना कहीं मदद कर। बिल्कुल, हमें भी। और अगर हम जैसे अभी रेप की बात ही कर रहे हैं, तो जैसे अभी आप रशिया का भी आपने मेंशन किया कि अभी आप रिसेंटली रशिया गए थे, तो रशिया में भी ये लॉ है कि अगर कोई रेप विक्टिम है और जिसने रेप किया है, बेसिकली रेपिस्ट जो है, उसको फांसी की ही सज़ा होगी। बट इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश है, हमारे यहाँ सरकारें चुनी जाती हैं, वहाँ पर वो कम्युनिस्ट कंट्री हैं। अब बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर कम्युनिज्म है, वहाँ पर आप जिस तरह मैं और आप खुलकर बातें कर रहे हैं उन कंट्रीज़ में नहीं कर सकते। उससे पिछली बार हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए वियतनाम गए थे, तो मैंने अपनी टूर गाइड से पूछा था कि किस तरह की, तो उसने मुझे इशारा किया कि आप चुप रहिए, यहाँ इस तरह की पॉलिटिकल बातें हम लोग नहीं कर सकते। परंतु हिंदुस्तान में देखिए, आप किसी भी, आप प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं लोग, इस तरह की भी लोगों की मानसिकता है, हमारे अदालतों को गाली दे रहे हैं, पुलिस को, सिस्टम को, निर्वाचन आयोग को। तो यहाँ जो आज़ादी का मिसयूज ज़्यादा है, यूज़ कम है। तो ये एक बड़ी विवाद है कि क्यों इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान में होती हैं, क्यों सम्मान हमें अपने, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, जो भी देश का प्रधानमंत्री हो, उसका हमें सम्मान करना ही चाहिए, क्योंकि उसको लाखों करोड़ों लोगों ने चुनकर भेजा है, किसी भी पार्टी का हो।
तो परंतु दुर्भाग्य है कि देश के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों में, हरकतों में, देश को तोड़ने में लगे रहते हैं, विघटन करने पे लगे रहते हैं। जबकि ये होना चाहिए कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हमारा देश दुनिया के और कंट्रीज़ के बराबर पहुंच पाए। तो ये हालांकि कोशिश कामयाब नहीं हो पाती उन लोगों की, और देश आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि हम तृतीय बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, तरक्की के निशान। ठीक है, हमारे यहाँ स्पीड कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज नहीं है, गरीब कंट्रीज़ के आदमी हमारी आज काउंटिंग होती है। ओलंपिक्स में देखिए हम 74 नंबर पर हैं। तो धीरे धीरे टाइम लगता है। उम्मीद है कि शायद हम रहें ना रहें, देश जरूर आगे जाएगा। मुझे पूरी आशा है। मैं बड़ा पॉजिटिव विचार का आदमी हूँ। मुझे पूरी आशा है कि ये देश एक दिन बहुत शीर्ष स्थानों पर होगा। और अगर हम इसके अलावा, अगर जैसे आपने अभी पूरी बातों में आपने मेंशन भी किया था कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट भी आपको मतलब बुलाया गया था एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे कि आप श्रीदेवी जी का केस आप इन्वेस्टिगेट करें। तो बेसिकली क्या हुआ था? क्योंकि बाथटब में डूबने से तो मुझे लगता नहीं है कि किसी की डेथ होती होगी। आज तक बाथटब में, इंडिया तो छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में भी आप गूगल या एआई की मदद लेंगे तो कोई इस तरह की घटना आपको नहीं मिलेगी। इसमें देखिए, आप तालाब में डूब के मर जाते हैं, समुद्र में मर जाते हैं, बाढ़ में मर जाते हैं, कुएं में डूब के लोग मर जाते हैं, परंतु बाथटब में नहीं। और वो भी एक ऐसी बेहतरीन कलाकार जो 4-4 घंटे जिम करती थी, बहुत बेहतरीन डांसर थी। उनको भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक पद से नवाजा था, आपको पता है। तो इस तरह की कलाकार, और वो अपने ही बाथरूम में डूब के मर जाएं, और उन पर एलिगेशन लगाया गया तो शराब के नशे में थी। तो दुबई के अंदर तो शराब अलाउड ही नहीं है। इस तरह के ठेके, जैसे आप दिल्ली में देखते हैं, इस तरह के ठेके, शराब की दुकानें वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर लिमिटेड जगह पर शराब पी सकते हैं। और जहाँ फंक्शन हो रहा था, नीचे फंक्शन बिल्कुल एक 5 स्टार टॉप के होटल्स के अंदर, शराब पानी की तरह बह रही थी। तो अपने कमरे में छिप कर क्यों पियेंगी, और क्यों इस तरह से बाथटब के अंदर वो करेंगी। तो ये सब कुछ एक मनगढ़ंत कहानी थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें इंश्योरेंस का मैटर था, क्योंकि उसमें बहुत मोटा इंश्योरेंस था जो क्लेम किया जा सकता था। हालांकि मैं तो ये नहीं कह सकता मेरे कहने पर, हाँ मैंने ज़रूर इसके बारे में ज़रूर जांच बताई, अपना सोशल मीडिया को बताया कि ये डाउटफुल हालात है। तो उस कंपनी ने आज तक वो कंपनसेशन नहीं दिया जिसको उसका बेनिफिट, जिनका अभी आप नाम ले रही हैं श्रीमान जी का, उनको नहीं मिल पाया मेरी वजह से। हालांकि बहुत नाराज़ होते होंगे मेरे से, सुनते होंगे मेरे बारे में कि उनकी बीवी चली गई पर उनको कंपनसेशन नहीं मिल पाया। तो वो बिल्कुल उनका कैरियर फ्लॉप रहा, वो खुद फ्लॉप रहे। अपनी बेटी को कामयाब करने के लिए ही, उनकी फिल्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए किया, पर वो बेटी भी कामयाब नहीं हो पाई। तो वो उनकी अपनी कहानी और अपने दर्द हो सकते हैं, परंतु जिस तरह से हालात हुई वो आज भी हिंदुस्तान के लोगों के लिए बड़ी शक शुबा है। परंतु ऑलमोस्ट मैंने ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि ये नॉर्मल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए थी। परंतु बहुत सारे राजनीतिक कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर रह जाती हैं, पर्दे के पीछे रह जाती हैं। और ये एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सैकड़ों घटना हिंदुस्तान के अंदर होती रहती हैं जो कई बार उजागर हो जाती हैं, कई बार नहीं हो पाती हैं। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। बेसिकली इसी से निकलती हैं वो चीज़ें, इसी से वो आइडिया निकलते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या क्या पॉइंट्स उसमें हमने छोड़ दिए। अब जो दुबई पुलिस इतनी प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती है, आज भी गूगल आप यदि करके देखेंगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, और दिल्ली में कोई भी एक आम मर्डर केस होगा उसकी आप उनको कंपेयर करके देखेंगे तो आपको दुबई पुलिस पर हंसी आएगी। उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी है, जल्दबाजी में इस तरह की रिपोर्ट बनाई है, और वो लगती ही नहीं कि किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। वो लगता है कि बहुत जल्दबाजी में उस डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना था, क्योंकि अंबानी जी का जहाज़ उनकी डेड बॉडी को लेने गया हुआ था, कई दिन से खड़ा रहा था, तो बहुत सारे इश्यूज इनके इन्वॉल्व हैं। तो वो कुछ पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं जो शायद दबी रह जाएंगी, कभी सामने ना आ पाए। और अगर इसके अलावा हम आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछे कि जैसे आपकी इतनी लंबी जर्नी रही होगी, आपने दुनिया देखी है, तो उसमें आपका कोई ऐसा एक कोई तूफ़ानी इंसिडेंट की, या फिर आपका कोई ऐसा आप कोई केस आप सॉल्व करने में लगे हो, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो आपको आज तक याद है? देखिए बहुत सारे केस हुए, मर्डर के केसेस, इन्वेस्टिगेशन जब मैंने खुद की, बड़े सारे टिपिकल केस थे, बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरी बहुत सारी पोस्टिंग नई दिल्ली में रही, जहाँ पर या तो बड़े बड़े एमपीज़ रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, या सो कॉल्ड रईस लोग रहते हैं। तो उनकी बहुत सारी कहानियाँ आप किससे अखबारों में, टीवी पर सुनते होंगे कि क्या हुआ क्या हुआ। अदालतें भी उस बारे में चुप रह जाती हैं कई बार।
तो एक बहुत पॉपुलर एक जिसके मैंने जिक्र भी किया था, हनी ट्रैप, या एक सेक्सटॉर्शन का केस था। एक बहुत बड़े आदमी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं नाम नहीं ले सकता, तो उनके साथ में सेक्सटॉर्शन हुआ। और सेक्सटॉर्शन करने वाला कौन था? सुप्रीम कोर्ट की एक महिला एडवोकेट थी। वो महीनों सालों जेल के अंदर रही, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत इकट्ठे करे गए थे। तो उन्होंने एक केवल उन्हीं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं उन्होंने एक्सटॉर्ट किया, उन्होंने बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे, एमपीज थे, उनकी बहुत लंबी दास्तान है। उन्होंने बचपन से ही एक्सटॉर्शन करना सीख लिया था। अपने गांव में ही उन्होंने जब थी, अपने गांव से ही मुजफ्फरनगर एक जगह है, वहीं से उन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया था, तो उनके खून में आ गया था। ठीक है, बाद में बड़ी एडवोकेट बन गई, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगी, बल्कि अदालतें बड़ी नाराज़ थीं कि आप इतनी बड़ी एडवोकेट होते हुए भी इस तरह की चीज़ों में लिप्त हो। तो उनको बेल देने से भी कतराती थी कोर्ट, उनकी फाइल फेंक कर मारते थे। तो इस तरह के बहुत सारे केस तमाम पुलिस ऑफिसर्स के सामने आते हैं, परंतु आते उनके सामने जो केवल फील्ड में रहते हैं। यदि कोई दाएं बाएं की नौकरी कर रहे हैं तो उनको इन चीज़ों से सामना नहीं हो पाता, क्योंकि ये संघर्ष की दुनिया है, इसमें आराम की नौकरी नहीं है। यदि इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं, आप थानों से जुड़े हुए हैं, क्राइम ब्रांच से, स्पेशल सेल से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन होते हैं। और उसमें कई बार पुलिस ऑफिसर्स को बहुत प्रॉब्लम में भी आना पड़ता है। मैं भी कई बार प्रॉब्लम में आया, ऐसा लगा कि कस्टडी डेथ में मैं ही बुक हो जाऊंगा। तो इस ऐसी चीज़ें आती हैं कि ये जीवन है, पुलिस की लाइफ है, और निकल जाती है। तो इन्हीं तजुर्बे हैं। मैं अपने तमाम साथियों से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने तजुर्बों से, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे केस इन्वेस्टिगेट किए हैं, जब वो पार्टी में बैठते हैं, अपने साथियों में बैठते हैं, उन किस्सों का जिक्र करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उसको राइटिंग में रिड्यूस करें, जिससे कि तमाम लोग जान सकें कि इस केस में क्या ऐसी खूबी थी कि जिस वजह से वो उस केस को होने में कामयाब करा पाए। अभी एक बहुत बड़ा केस हुआ था दिल्ली में, रंगा बिल्ला एपिसोड हुआ था, बच्चों का मर्डर कर दिया गया था, मार दिया गया था उन बच्चों को। तो जो उसके आईओ थे हरपाल सिंह, वो मेरे टीचर थे, मेरे गुरु थे, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की और कैसे उनको फांसी तक पहुंचाया। इस तरह बहुत सारे केस हैं जिनकी कहानियाँ दब के रह जाती हैं। लोग, आप तो पॉडकास्ट बना रही हैं, आप नई इस फील्ड में आई हैं, बहुत कम लोग इस फील्ड में आते हैं, परंतु बहुत सारी कहानियाँ ऐसी निकल के आएंगी कि समाज हिल जाएगा कि इसके पीछे किस तरह की चीज़ें थी, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की गई थी, कौन कौन सी चीज़ों को छिपाया गया, कौन कौन चीज़ों को बताया गया। तो ये जो आपका पॉडकास्ट है, ये पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, तमाम पुलिस ऑफिसर्स के पास जाना चाहिए, आईपीएस ऑफिसर्स के पास जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने एक्सपीरियंस तो बताएं कि वो इतने बड़े पद पर आसीन रहे, क्या क्या उनको चैलेंजेज आए, किस तरह से पॉलिटिकल दबाव उनके ऊपर आए और कैसे वो ओवरकम हुए। तो तभी तो समाज को पता लगेगा कि राजनीतिक दबाव भी होते हैं। आज मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए, परंतु यदि उस टाइम मैंने कोई दबाव में काम किया था तो कम से कम मुझे अब समाज को बताना चाहिए कि उस टाइम मैं इतने प्रेशर में था, इतने दबाव में था कि मैं कुछ नहीं कह सकता था। मैं जिस किताब का विमोचन के लिए आप 31 तारीख को आएंगे, उसका विमोचन करने के लिए ब्रिजलाल एक आईपीएस ऑफिसर हैं, ही वॉज डीजी ऑफ उत्तर प्रदेश, और उनकी आप वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो में रो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जब सरकार में थे तो उनके साथ इतना अत्याचार किए, एक तो वो रिजर्व कैटेगरी से थे, दूसरी बड़ी मेहनत करके गोरखपुर से गांव से यहाँ तक आए थे, उनके ऊपर जो अत्याचार उस टाइम हुए तो वो रो पड़े थे वीडियो के अंदर। जिस टाइम वो वीडियो बनाई जा रही थी, उन्होंने बताया कि मेरे साथ में किस तरह से मर्डर के मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कर दिया। तो जो सरकारें इस तरह की जाति करती हैं, तो आईपीएस ऑफिसर्स को, सिपाही को बताना चाहिए कि किन हालातों के अंदर उन्होंने नौकरी की। आज वो बड़े अच्छी जगह पर शोभायमान है। वो जो कानून लिखे हैं वो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है। जिस तरह से भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इसी तरह से ये कह सकते हैं इस कानून के जनक थे वो। उसमें 22 या 24 मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तृणमूल के मेंबर थे, कांग्रेस, बीजेपी। 4 साल से कानून का मंथन चल रहा था। लोग एलिगेशन लगाते हैं कि जल्दबाजी में कानून को बदल दिया गया, नहीं, 4 साल से इस बारे में मंथन चल रहा था, तमाम से विचार मांगे जा रहे थे। अब एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमें पूछा नहीं गया। तमाम गवर्नमेंट अखबारों में एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि किसी का कोई अपना विचार हो तो दें। अब केवल क्रिटिसाइज करना है तो उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, परंतु जिस तरह से ब्रजलाल जी ने या उनकी टीम ने इन कानूनों को बनाया है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छे कानून साबित होंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और जल्दी ही लोगों के न्याय की प्रक्रिया में भी जल्दी विश्वास होगा, जो कि धीरे धीरे उठने लगा था। जैसा कि आपने निर्भया केस के अंदर बताया,
अब जो हमारी बिटिया के साथ कलकत्ता के अंदर हुआ है, मैं उम्मीद करूंगा कि सीबीआई इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसको फास्ट इन्वेस्टिगेशन करके और जल्दी से जल्दी इसको सजा कराएं। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल। फांसी की सजा होनी चाहिए, रेयर पनिशमेंट, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होने चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये बिल्कुल हाइट है। यदि उस लड़की के मेडिकल के बारे में आप जानेंगे, उसके टांग 90 डिग्री के एंगल पर फटी हुई थी, आंखों से खून आ रहा था, चश्मा टूट गया था उसका, बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं था जहां उसके खून ना हो। कितना बीभत्स हत्या उसके साथ और रेप हुआ। तो ज़रूर एक समाज के अंदर मैसेज देना चाहिए, पर मैसेज तभी होगा हम जल्दी देने में, न्याय देने में एक मैसेज बिल्कुल। कामयाब हो पाए। अदरवाइज निर्भया की तरह वो केस रहेगा, तारीख पे तारीख, 7 साल बाद लोगों का विश्वास उड़ जाता है। बिल्कुल। तो मैं अदालतों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस तरह के केसेस को एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें, जिससे समाज के अंदर जो हमारी जुडिशरी की इज्जत और सम्मान बरकरार रह सके। क्योंकि अब लोग धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पे उंगलियां उठाने लगे हैं। बिल्कुल। तो हमारे लिए बड़ी शर्म और सोचने की बात है कि हमारी इतनी बड़ी अदालतों के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। छोटी अदालतों की तो बात छोड़ दीजिए, तो कई बार ऐसी कंट्रोवर्सी आ रही है। तो इन कंट्रोवर्सी को निपटाने के लिए अदालतों को बहुत पेशेंस, संयम से काम लेना चाहिए, और कोई ऐसा चीज़ ना जाए समाज के अंदर जो हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल पैदा करे। बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को, बहुत सारे एडवोकेट्स को, सबको हेल्प करेगी। इवन ये जो बुक है, इसी के वजह से, मतलब ये जो बुक आपने निकाली है, ये बहुत लोगों को फ़ायदा करने वाली है। तो प्लीज़ ये बुक कल पब्लिश हो जाएगी, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करो, जिससे कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके। टायर्ड आदमी हूँ, मेरा पर्पज़, मैं इस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रेस से कहना चाहता हूँ, जोर दे के कहना चाहता हूँ। मैंने ये किताब, दोनों किताब जो लिखी हैं, किसी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं लिखी हैं, बल्कि मैंने अपने पब्लिशर को कह दिया है कि आप इसको आप किसी भी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बेचो, आप यू अर्न योर मनी। आप पब्लिशिंग करते हैं, आपने मेहनत की है। मैं तो अपनी चीज़ को समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं कि जो मेरा अपना तजुर्बा, एक्सपीरियंस रहा है, जिससे कि मेरे साथी उससे लाभान्वित हो सकें, पूरा देश उससे लाभान्वित हो सके। मैं रहूं ना रहें, किताबें जरूर रहेंगी। इसलिए अब मेरे साथियों से पुनः अपील है कि जो भी आपका तजुर्बा है, किसी भी फील्ड में है, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाएं, जिससे कि लोग आपको बाद में याद रख सकें। आज डिजिटल का टाइम है, आपका पॉडकास्ट मेरे यूट्यूब पर रहेगा, सैकड़ों साल तक रहेगा, वर्ल्ड में कहीं भी कोई आदमी इसको खोल कर देख सकता है। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, अपने विचारों को लोगों को बताएं। यदि अपनी बातों को आप अंदर रख कर बैठ गए और गम के अंदर घुलते रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। समाज आपके अच्छे विचारों से विमुख रह जाएगा, वो पीछा छूट जाएगा। इसलिए अपनी बात को खुलकर रखें, समाज तभी हमारा आगे बढ़ पाएगा। नमस्कार। थैंक यू।